हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एचएल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एचएल की फ्यूचर के बारे में काफ़ी बेहतरीन विजिबिलिटीज़ मिल सकती है। ठीक है यार, आप लोग वीडियो को एंड तक देखते नहीं हो, इसलिए कंपनीज के बारे में पूरी अच्छी तरह से सटीक इन्फॉर्मेशंस नहीं मिल पाती है और ऐसे ही आप लोग कंपनीज को बुरा भला कहने लगते हो, लॉस बुक करके निकल जाते हो। यार, सिर्फ शेयर प्राइस को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है कोई स्टॉक के अंदर। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस को समझना होता है कि कंपनी की बिजनेस कैसी है और फ्यूचर में उस बिजनेस की डिमांड कैसी रह सकती है। इन चीज़ों को समझकर ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी कंपनी के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है एचएल से रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एलसीए तेजस के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद डीआरडीओ ने एलसीए एन विमान को भारतीय नौसेना को भेजा, जबकि दिल्ली राफेल एम सौदे पर मुहर लगाने को तैयार है। चलो थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं इस चीज़ को। भारतीय वायुसेना हल्के लड़ाकू विमान यानी कि एलसीए के पीछे अपना पूरा जोर लगा रही है, जो स्वदेशी कार्यक्रम के लिए एक रक्षक रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के प्रमुख भारतीय नौसेना को एलसीए का नौसैनिक संस्करण यानी कि एलसीए नेवी खरीदने के लिए दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि संगठन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी कि टीईडीबीएफ पर काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने 2018 में एलसीए नेवी में रुचि व्यक्त की थी। हालांकि बाद में इसमें बदलाव आया क्योंकि सेना ने विदेशी लड़ाकू जेट लेने का फैसला किया और टीईडीबीएफ के संचालन की प्रतीक्षा की। 6 फरवरी 2023 को एलसीए नेवी नए कमीशन किए गए विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत के डेक पर उतरा। डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने बेंगलुरु में 15वें एयर चीफ मार्शल एल.एम. खत्रे मेमोरियल लेक्चर में भारतीय नौसेना को 8 से 10 नौसेना एलसीए प्लेटफॉर्म का ऑर्डर देने का सुझाव दिया, जिनका इस्तेमाल प्रशिक्षण भूमिका में किया जा सकता है। लेकिन भारतीय नौसेना चाहती है कि एलसीए नेवी पर अंतिम फैसला लेने से पहले टीईडीबीएफ परियोजना पूरी तरह से शुरू हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ 3 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड न्यूज है। अभी आप लोग समझना अच्छे तरह से। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीए नेवी की बात करते हैं, यानी कि एलसीए एन के नाम से भी जिसे जाना जाता है। ये हमारा एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि नेवी के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। यहाँ पर देखो, ये जो एयरक्राफ्ट है ये सिंगल इंजन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि डेवलप की गई है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए के द्वारा एंड मैन्युफैक्चर की गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएल के द्वारा फॉर द इंडियन आर्मी। ठीक है, एंड ये जो एयरक्राफ्ट है ये एयरक्राफ्ट कैरियर से इजिली टेक ऑफ कर सकते हैं एंड लैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखो, यहाँ पर एलसीए एन में रुचि व्यक्त की थी इंडियन नेवी 2018 में, लेकिन बाद में इसमें बदलाव आया क्योंकि फिर सेना ने विदेशी लड़ाकू जेट लेने का फैसला किया। कौन सा जेट है? तो यहाँ पर वो जेट है राफेल एम यानी कि राफेल मरीन, देख सकते हो। जबकि दिल्ली राफेल एम सौदे पर मुहर लगाने को तैयार है। तो इंडियन नेवी को एलसीए एन के मुकाबले में राफेल एम जो फाइटर जेट है वो ज़्यादा पसंद आ रही है। राफेल एम फाइटर जेट जो है ये एक फ्रांसीसी कंपनी नाम है जिसका डसॉल्ट एविएशन, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। राफेल एम जो एयरक्राफ्ट है ये एक एडवांस्ड और ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। ठीक है, जो कि एलसीए एन के मुकाबले में कहीं ज़्यादा एडवांस्ड और पावरफुल है। देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो इस एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएशंस चल रहे हैं इंडिया और फ्रांस के बीच, और आगे चलकर 26 राफेल एम फाइटर जेट्स के लिए इंडिया के द्वारा फ्रांस को
ये ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं। ये डील हो सकती है इंडिया एंड फ्रांस के बीच। ये डील के वैल्यू की बात करें तो 50,000 करोड़ के अप्रोक्स होने की अनुमान है, ठीक है। तो ये डील के ऊपर अभी बातचीत चल रही है इंडिया और फ्रांस के बीच। और ये जो एयरक्राफ्ट्स होंगे यानी कि राफेल एम एयरक्राफ्ट्स को इंडियन नेवी के द्वारा यूज की जाएगी। कहाँ पर? MiG-29 के फ़िलहाल एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स में लगे हुए हैं, ठीक है। INS विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर लगे हुए हैं MiG-29 के एयरक्राफ्ट्स। तो इन एयरक्राफ्ट्स को राफेल एम से रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। और फिलहाल राफेल एम के लिए नेगोशिएशंस चल रहे हैं इंडिया और फ्रांस के बीच। अब देखो गाइज, जैसा कि हमने बोला कि ये जो राफेल एम एयरक्राफ्ट है LCA एन के मुकाबले में कहीं ज़्यादा एडवांस्ड और काफ़ी पावरफुल है। ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है ये, और LCA एन जो है ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। तो इस वजह से इंडियन नेवी जो है ये LCA एन के मुकाबले में राफेल एम को ज़्यादा प्रेफर कर रही है। अब दोस्तों, ऐसी बात भी नहीं है कि इंडिया इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। राफेल एम को कड़ी टक्कर देने वाली, और हम कहें कि उससे भी बेहतर और एडवांस टाइप की एयरक्राफ्ट बनाने की तैयारी में है। DRDO जो है ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट पर काम कर रहा है। देखो, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी कि TEDBF, ये जो एयरक्राफ्ट होगी ये ट्विन इंजन की एयरक्राफ्ट होगी, यानी कि डबल इंजन की एयरक्राफ्ट होगी राफेल एम की तरह ही। एंड देखो, डेक बेस्ड ये फाइटर जेट होगी, यानी कि स्पेशली इंडियन नेवी के लिए ये फाइटर जेट होगी। थोड़े से और कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इस आने वाले एयरक्राफ्ट की। तो देखो, इज अ मल्टी रोल फाइटर जेट बीइंग डेवलप्ड फॉर द इंडियन नेवी। तो ये जो फाइटर जेट है ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि इंडियन नेवी के लिए डेवलप की जाएगी। रोल की बात करें तो कैरियर बेस्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि अभी हमने आपके साथ डिस्कस भी किया। डिज़ाइन ट्विन इंजन, कनाड डेल्टा विंग, मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA का। एंड उसके बाद HL जो है ये इस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। देखो, डेवलपमेंट हो जाएगी, ये जो एयरक्राफ्ट है ये सही तरीके से बनकर रेडी हो जाएगी, तो फिर एयरक्राफ्ट्स को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए HL को ऑर्डर्स मिलेंगे आगे चलकर। पर्पस क्या है इस TEDBF एयरक्राफ्ट को बनाने का? तो देखो, यहाँ पर बताई जा रही है रिप्लेस द MiG-29 के ऑन द INS विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर जो हमारे एयरक्राफ्ट्स लगे हुए हैं MiG-29 के, तो ये काफ़ी पुराने और ओल्ड वर्जन के एयरक्राफ्ट्स हैं, तो इनको TEDBF से रिप्लेस किया जा सकता है आगे चल करके। और अगर इंडियन नेवी के द्वारा राफेल एम खरीदी जाती है TEDBF के आने से पहले, तो फिर MiG-29 को राफेल एम से रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो फोल्डेबल विंग्स हैं, इंडिजीनियस वेपन सिस्टम्स एंड एवियोनिक्स हैं। चलो ठीक है। अब दोस्तों, क्लासिफिकेशन यहाँ पर समझो। क्लासिफिकेशन देखो, 5th जनरेशन माइनस फाइटर with advanced capabilities beyond current 4.5 माइनस जनरेशन फाइटर्स। अभी दोस्तों, यहाँ पर अगर हम राफेल एम की बात करें तो राफेल एम के क्लासिफिकेशन जो है ये है 4.5 माइनस जनरेशन की। तो इसके मुकाबले में अगर हम अपने TEDBF एयरक्राफ्ट की बात करें तो इससे ज़्यादा एडवांस्ड होने वाली है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये है 5th जनरेशन माइनस की। तो राफेल एम के मुकाबले में ज़्यादा एडवांस्ड जनरेशन की ये हमारी एयरक्राफ्ट होने वाली है, ज़्यादा एडवांस्ड होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड फर्स्ट फ्लाइट की बात करें तो लेट 2029 या फिर अर्ली 2030 तक, ठीक है। मतलब 2029 के लास्ट तक या फिर 2030 के शुरुआती दौर में इसकी फर्स्ट फ्लाइट देखने को मिल सकती है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड एंट्री इनटू सर्विस की बात करें तो 2034 बताई जा रही है। मतलब सर्विस में आने में अभी काफ़ी समय लग सकता है, 2034 तक ये सर्विस में एयरक्राफ्ट आ सकती है। ठीक है, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है और तब तक के लिए हो सके तो इंडियन नेवी के द्वारा और इंडिया एंड फ्रांस के बीच ये राफेल एम एयरक्राफ्ट्स के लिए डील हो सकती है 50,000 करोड़ की। ठीक है, 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट्स के लिए। एंड देखो अभी यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि डीआरडीओ प्रमुख जो डॉक्टर समीर वी कामत हैं, इन्होंने नौसेना को 8 से 10 LCA एन एयरक्राफ्ट को ऑर्डर देने का सुझाव दिया है, जिनका इस्तेमाल ट्रेनिंग पर्पस में किया जा सकता है। ठीक है, तो हो सके तो आगे चल करके अगर इंडियन नेवी जो है इसमें इंटरेस्ट लेती है तो फिर ये एयरक्राफ्ट्स के लिए HAL को आगे चल करके ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी DRDO के प्रमुख द्वारा ये सिर्फ सुझाव दी गई है कि आपको खरीदना चाहिए 8 से 10 LCA नेवी। ठीक है, फॉर ट्रेनिंग पर्पस। अगर इंडियन नेवी रेडी हो जाती है तो फिर आगे चल करके HAL को ऑर्डर्स मिल सकते हैं ये LCA एन एयरक्राफ्ट्स के लिए। ठीक है, एंड फिर यहाँ पर अगर हम TEDBF की बात करें तो ये जब डेवलप हो जाएगी हमारे देश में बढ़िया तरीके से तो फिर इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए डेफिनेटली HAL को ऑर्डर्स मिलेंगे। एंड इससे पहले हमने और भी काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट्स के ऊपर डिस्कशन किए हैं जो कि अभी बन रही है या फिर बनाने की तैयारी में है इंडिया। जैसे यहाँ पर हमने मार्क 2 को डिस्कस किया है कि मार्क 2 के ऊपर तैयारी चल रही है, एमका को डिस्कस किया है। एंड दोस्तों ये जो कंपनी है ये ना सिर्फ डिफेंस सेक्टर के लिए एयरक्राफ्ट्स या हेलीकॉप्टर्स बनाने का काम करती है बल्कि रीजनल एयरक्राफ्ट्स के अंदर भी काम कर रही है। जो NAL है यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, ये एक रीजनल एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है जिसकी डेवलपमेंट जो है वो लगभग पूरी होने ही वाली है। और ये जो एयरक्राफ्ट होगी हमारी ये फर्स्ट RTA एयरक्राफ्ट होगी यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्टिंग एयरक्राफ्ट होगी जो कि इंडिजीनियस तरीके से हमारे देश में ही बनाई गई एयरक्राफ्ट होगी। एंड इसकी डेवलपमेंट पूरी हो जाने के बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग के भी ऑर्डर्स HAL को ही मिलेंगे। ठीक है, एंड साथ ही साथ हमने कुछ टाइम पहले ये भी डिस्कस किया था कि HAL की एक सब्सिडरी कंपनी है, मे बी नाम है नैनी एरोस्पेस। ठीक है, तो ये जो सब्सिडरी कंपनी है इनकी MOU भी हुई है गरुड़ा एरोस्पेस के साथ में, किस चीज़ के लिए? डिफेंस ड्रोन्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो देख सकते हो ये जो कंपनी की डिमांड है ये फ्यूचर में काफ़ी बेहतरीन तरीके से रहने वाली है क्योंकि इंडिया में ऐसी और कोई कंपनीज है ही नहीं जो कि एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स के ऊपर इतनी बेहतरीन तरीके से इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आने वाले समय में ये सभी एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं HAL को। ठीक है, कंपनी के बिजनेस को समझना है कि बिजनेस कैसा है और फ्यूचर को समझना कि फ्यूचर में इस बिज़नेस की डिमांड्स कैसी रहने वाली है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड्स कैसी रह सकती है आगे चल करके। ठीक है, तो देखा जाए तो फ्यूचर काफ़ी बेहतरीन है HAL का। और साथ ही साथ ऑर्डर बुक को भी हम इंक्लूड करके चलें तो ऑर्डर बुक भी इनका लगभग 1.25 लाख करोड़ के अप्रोक्स है। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन ऑर्डर बुक भी इनकी है। एंड कंपनी की ओवरऑल बात करें तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और फाइनेंशियल्स भी काफ़ी बेहतरीन है। डिफेंस सेक्टर के अंदर किन्हीं को अगर लो रिस्क के साथ चलना है तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। देखो गाइस, ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात कि कुछ लोगों के कमेंट्स आ सकते हैं अब इस तरह के कि भाई तुझे तो कुछ भी नहीं आता है, तू एकदम बेवकूफ़ है वगैरह वगैरह, और कहेंगे कि अगर इतनी अच्छी न्यूज़ है तो फिर स्टॉक में तेज़ी क्यों नहीं आ रही है। इस प्रकार के कमेंट्स कर सकते हैं, मैं जानता हूं। एंड मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि ये वही लोग हैं जो कि वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, चीज़ों को सही ढंग से समझते नहीं हैं और ऐसे ही कमेंट्स कर देते हैं। जो लोग वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं सही तरीके से वो लोग इस प्रकार के कमेंट्स करेंगे ही नहीं। ठीक है, अब देखो अगर आपका विजन है शॉर्ट टर्म का
ठीक है, अगर आप एक ट्रेडर हो तो फिर आपका परेशान होना लाजमी है, आपको स्टॉप लॉस लगा करके चलना चाहिए। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपका विजन है 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स इस प्रकार से होल्ड करने का, तो फिर आपको इतनी ज़्यादा परेशान होने नहीं चाहिए शॉर्ट टर्म में, अगर कंपनीज के अंदर ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आई है तो। ठीक है, और मेरा दावा है कि अगर आप अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो यहाँ पर गिरावटों को देखकर और कंपनीज को बुरा भला कह रहे हो, तो आई थिंक आपकी हाल ही में मार्केट में एंट्री हुई है। तो अभी आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बुरा मत मानना, बिगिनर होना कोई गलत बात नहीं है, सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सीखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो। एंड देखो, ये जो गिरावटें आ रही हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर, इसके ऊपर हमने कुछ 5 रीजंस बताए थे। तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर से देख लेना, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिल सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आई बटन पे मिल जाएगी, साथ ही साथ एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा। ठीक है, तो देखो, अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो शॉर्ट टर्म के फ्लक्चुएशंस के पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए, अगर कंपनीज के अंदर ऐसी कुछ भी इंटरनली प्रॉब्लम्स नहीं आई है तो। ठीक है, और ये रही हमारी आज की वीडियो एचएल स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।